नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अविनाश बात कर रहा हूँ और आज की मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। सिर्फ 5 दिन पहले पूरी दुनिया को लग रहा था कि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर जा सकती हैं और ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आ सकता है। लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह से बदल रही है। ईरान एंड यूएस के बीच डील साइन हो चुकी है, क्रूड ऑयल टूट रहा है और कुछ सेक्टर्स में एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट अभी भी इस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली प्राइस नहीं कर पाया है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा किन कंपनीज और सेक्टर्स को मिल सकता है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पे नज़र डालते हैं। कल डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर ने भी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन असली गेम चेंजर रहा क्रूड ऑयल। यहाँ इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्रूड सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, क्रूड पूरी इकोनॉमी का ब्लड फ्लो है। जब क्रूड गिरता है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होती है, इन्फ्लेशन का प्रेशर कम होता है और कॉरपोरेट प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हैं। इस वजह से मार्केट इस डेवलपमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। ईरान एंड यूएस डील के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अपडेट्स हो रहे हैं, अभी तक क्या मूवमेंट रहा। 15 जून को ईरान एंड यूएस के बीच में इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ और इसके बाद ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन देखने को मिला। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, डील साइन हुई है लेकिन फाइनल एग्रीमेंट अभी भी बाकी है। 19 जून को जिनेवा में फाइनल टॉक्स होने वाली हैं और मार्केट अभी भी एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा? क्या फिर फ्यूचर में दोबारा टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं या सब कुछ कूल डाउन हो चुका है? साथ ही एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, इजराइल एंड लेबनान इशू एक डील को हिस्सा नहीं रहेगा। इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल रिस्क पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीज़ें रहेंगी जो अभी भी मेंटेन रहेंगी, स्टेगनेंट रहेंगी। अपॉर्चुनिटी जोन की बात करते हैं, कहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर क्रूड प्राइसेस नीचे रहती हैं तो पैसा किस सेक्टर में जा सकता है? सबसे पहला सेक्टर ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज का है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कंपनीज डायरेक्ट लोअर प्राइसेस को बेनिफिट कर सकती हैं, तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। फ्यूल कॉस्ट एयरलाइंस का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, तो एविएशन सेक्टर क्रूड नीचे रहने की वजह से मार्जिन ऊपर जा सकते हैं। एविएशन सेक्टर में मार्केट लीडर इंडिगो है जिसके पास लगभग 64% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा कुछ स्मॉल प्लेयर्स एंड एविएशन लिंक बिजनेसेस भी वॉच लिस्ट में रह सकते हैं। थर्ड वन केमिकल सेक्टर है एंड साथ ही फर्टिलाइज़र को हम इसी में इंक्लूड करेंगे। जहाँ सबसे कम लोग देख रहे हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनीज में इनपुट कॉस्ट कम होने का डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। केमिकल सेक्टर इंडिया की जीडीपी में लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन करता है एंड पूरे एशिया में हम केमिकल्स इंडस्ट्री में थर्ड नंबर पे आते हैं। मेजर नेम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन एंड हिमाद्री केमिकल्स। वहाँ फर्टिलाइजर सेक्टर में कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर एंड पारादीप फॉस्फेट भी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इस वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इन सेक्टर्स को अपने वॉच लिस्ट में, इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। एंड अब डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने ग्रीन डिपॉजिट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट में फंडिंग बढ़ रही है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम बन सकता है। दूसरी तरफ राइस एंड व्हीट इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। राइस इन्वेंट्रीज ईयर ऑन ईयर स्ट्रॉन्ग हैं, वीट इन्वेंट्रीज भी मल्टी ईयर हाइज के आसपास हैं। और अगर एलनिनो इफेक्ट एक्सपेक्टेड लेवल्स पर आता है तो एग्रीकल्चर लिंक्ड कंपनीज और एक्सपोर्ट्स पर मेन फोकस बढ़ सकता है। ये थीम इन्वेस्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन व्हीट एंड राइस एक्सपोर्टर्स मेन प्लेयर्स रह सकते हैं। साथ में जापान भी इंडिया में आंध्र प्रदेश के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट यूनिट लगा रहा है जिसके अंदर वो माइनिंग करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा 2200 टू 50 करोड़ के अराउंड का। अब कंपनी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। बायोकॉन का फोकस इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप पर है। कंपनी ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान पर एग्रेसिवली काम कर रही है। फार्मा सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए एक स्टॉक वॉच लिस्ट में रह सकता है। सेकेंड, सुजलोन ने इंडिया का टोलेस्ट विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया है। रिन्यूएबल एनर्जी थीम कंटिन्यूइंग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और मार्केट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा व्हीकल सेल्स डाटा के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। ऑटो सेक्टर्स में अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो महिंद्रा फोकस में रह सकता है।
वहीं विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ को एडवांस एआई टूल और क्लाउड टेक्नोलॉजीज पर ट्रेन कर रहा है, लेकिन एआई एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस के कारण आईटी सेक्टर सेगमेंट पर शॉर्ट टर्म प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे कि यूएस ने एंथ्रोपी के हायर मॉडल्स के ऊपर अभी ब्लॉक लगा दिया है ग्लोबल एक्सेस के ऊपर, तो वो देखने को रहेगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन कंपनीज में इस डेवलपमेंट को कैसे हैंडल करती हैं। अब कुछ टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो निफ्टी हैविंग सपोर्ट ऑफ 23,600 विद रेजिस्टेंस ऑफ 24,500, लेकिन इमीडिएट फोकस 24,000 के ऊपर रहेगा। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, वरना फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट है 57,800 एंड द रेजिस्टेंस एट 60,000। बैंकिंग सेक्टर अभी भी मार्केट लीडर देख रहा है, और ब्रेकआउट कंफर्म मिलता है तो बैंकिंग ब्रॉडर मार्केट को सपोर्ट कर सकता है। अब जो बोनस इनसाइड जिसकी हम बात कर रहे थे, तो मार्केट यूएस एंड ईरान डील को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, मार्केट ग्लोबल क्रूड प्राइसेस को सेलिब्रेट कर रहा है। अगर क्रूड कुछ हफ्तों तक प्रेशर में रहता है, नीचे रहता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन, केमिकल एंड फर्टिलाइजर में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ये थीम अगले कुछ हफ्तों तक मार्केट का मेजर ड्राइवर बन सकता है। इसलिए हेडलाइंस मत देखिए, मनी फ्लो देखिए कि मनी कहाँ जा रहा है, वहीं फ्यूचर विनर बनता है। अगर आपको डेली मार्केट सेक्टर एनालिसिस और इम्पोर्टेंट लेवल चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से लोअर क्रूड प्राइसेस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर कौन सा होगा। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।